हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं करवा रही हूँ सीटेट के लिए ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट। इसमें मैं डिटेल में और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर कराऊंगी। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, किसने इसका प्रयोग किया, किस तरीके से इसका यूज होता है, तो ये डिटेल में हम बात करेंगे। इसके घटक क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीटेट में, वो सारे कंप्लीट हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। और आज से ही हमारी सीटेट की जो ईवीएस की सीरीज शुरू होती है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहें और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट भी करते रहें। देखिए, स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है, सबसे पहले 1965 ईस्वी में रेटर ने किया था। किसने किया था? रेटर ने। और ये क्वेश्चन जो एवरी लाइन जो है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1865 में रेटर ने किया था। अब अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओक्योलॉजिस्ट के नाम से किया और इसकी विस्तृत व्याख्या की। तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया और इसकी विस्तृत व्याख्या किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने की थी। सब ठीक है। फिर आता है वर्ष 1935 में। 1935 में क्या किया था? एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। इकोसिस्टम की जो संकल्पना प्रस्तावित किसने की थी? एजी टांसले ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। क्लियर? पारिस्थितिकी तंत्र हो तब पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर एक बनी हुई रचना है। पारितंत्र क्या होता है? देखो, हमारे आसपास में कितने जैविक घटक हैं, कितने अजैविक घटक हैं, उन सब से मिल करके जो एक रचना होती है उसको हम बोलते हैं पारितंत्र। क्लियर? फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? दो भागों में। एक होता है स्वपोषित घटक, एक होता है परपोषित घटक। ठीक है, एक क्या होता है? स्वपोषित और एक होता है परपोषित। स्वपोषित क्या होता है? स्वपोषित घटक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं ही निर्मित करते हैं। स्वपोषित वो होते हैं जो अपना जो आहार है ना, वो खुद ही पोषित कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश से खुद ही अपना भोजन ग्रहण किया और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है। उपभोक्ता मानव सहित परपोषी जंतु होते हैं। उपभोक्ता देखो, जो परपोषित होते हैं, जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने पीने में, अपने जीवन को चलाने में, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे वो होते हैं परपोषित। और मानव भी क्या है? अपना परपोषी है, क्योंकि हम जो है पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? परपोषी। जो स्वपोषित पौधों देखो, जो स्वपोषित होते हैं, इनको डिटेल में मैं बात करूंगी कि क्या होते हैं। जो स्वपोषित होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक कहलाते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक पोषक कहेंगे। के द्वारा जो मतलब सब जो परपोषी लोग होते हैं, परपोषी जंतु होते हैं, परपोषी जीव होते हैं, वो स्वपोषित पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अतः उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता या द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं। क्लियर? प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है ना। और द्वितीयक उत्पादक वो होते हैं जो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कहलाते हैं अपने द्वितीयक उत्पादक। ठीक है। अब आता है वियोजक सूक्ष्म जीव। वियोजक क्या होता है? वियोजक एक सूक्ष्म जीव होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वियोजक क्या होगा? वियोजक आपका एक सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है। तो ये पूछ सकते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड कहाँ पे पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो लवण सोडियम क्लोराइड है वो समुद्री जल में पाया जाता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? क्लास अगर समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और क्लास में अभी जो है सीरीज़ मैंने शुरू ही नहीं की थी सीटेट की, अभी आपको डेली क्लास आपको देखने को मिलेगी। और कंप्लीट सीटेट की ईवीएस, साइकोलॉजी, सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के रखें और क्लास को लाइक करना मत भूला करो।
देखिए नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी की असंतुलन का मूल कारण क्या है। देखिए कई बार क्वेश्चन आया है कि पारिस्थितिकी की जो असंतुलन बन जाता है, ठीक है, वो उसका मूल कारण है वनों का उन्मूलन। वनों को काट दिया जाता है जिससे सारी पारिस्थितिकी में एक असंतुलन बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि आप किस तरीके से कि मतलब खाद्य किस किस को खाते हो और उसमें आपकी ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये याद रखो कि जीवों के द्वारा जो ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में आपका ऊर्जा का प्रभाव होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न गठनों का सही क्रम ये है। देखिए घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक, और मेंढक को कौन खा जाता है, सांप, ठीक है। घास क्या है, उत्पादक, टिड्डा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोग कर रहा है किसका, घास का, ठीक है। मेंढक क्या है, मेंढक टिड्डे के ऊपर डिपेंड हो रहा है, तो ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। और सर्प क्या है आपका, तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ से समझ में आया। जैसे देखिए घास को कौन खाता है, बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खा जाता है। तो ये घास स्वपोषी है, खुद ही अपना भोजन बनाता है, बकरी शाकाहारी है और मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी है। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उनको बोलते हैं सर्वाहारी। क्लियर। फिर आता है ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह देखिए यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है, आप ध्यान देना कि मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर करवाए। पारिस्थितिकी की निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए सीटेट का एक अलग से ग्रुप बना दूंगी जिसमें मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। पहला जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या हो जाएगा, आपका सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है, अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर से जो प्रभाव होता है ऊर्जा का, वो हमेशा अजैविक से जैविक होता है। क्लियर। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। ये याद रखना। अगर मान लीजिए घास के अंदर 1000 कैलोरी है तो आपके पास बकरी के पास कितनी जाएगी, 100, फिर मनुष्य के पास उसकी कितनी चली जाएगी, 10 चली जाएगी। क्लियर। 10% ही उसका स्थानांतरित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का जो प्रभाव है वो केवल कितने प्रतिशत जाता है, 10% भाग ही स्थानांतरित होता है। यहाँ तक समझ में आया। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। ये याद रखना, जीव भार का, देखो ये जो पिरामिड है, घास सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसको खाने वाले उससे कम हो जाएंगे, फिर उसको खाने वाले उसके मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो है सबसे ज़्यादा होंगे, फिर द्वितीयक उससे कम, फिर तृतीयक सबसे कम हो जाते हैं। क्लियर। ये याद रखना कि जलीय स्थलीय जो स्थल पर रहने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड होता है वो सीधा होता है। ये याद रखना, सीधा होता है। और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, इस टाइप का होता है। क्लियर। स्थल का सीधा पिरामिड होता है और जल का उल्टा पिरामिड होता है। क्लियर। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण करने की शक्ति के कारण पर्यावरणीय शत्रु के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो पर्यावरण का शत्रु किसको माना गया है, यूकेलिप्टस वृक्ष को सबसे ज़्यादा जो जल को सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है, इसलिए पर्यावरण का शत्रु घोषित किया गया है। क्लियर। यूकेलिप्टस के पौधे होते हैं, बहुत लंबे लंबे पौधे होते हैं जो कि जल की शक्ति को सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। क्लियर। सितरे जल में आवास लेंटिन आवास के अंतर्गत आते हैं और बहते जल के आवास लोटिक आवास कही जाते हैं। देखो जो अगर जल खड़ा होता है, पानी जो है वो खड़ा होता है उसको बोलते हैं लेंटिक, ठीक है। और जो पानी बहता है उसको बोलते हैं लोटिक। क्लियर। जो जल खड़ा होता है, पानी जैसे अपने तालाब में पानी होता है वो खड़ा होता है, तो उसमें जो आवास करने वाले लोग होते हैं, देखो स्थिर जल के आवास लेंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं और बहते जल में जो आवास करते हैं जीव जंतु उसको लोटिक कहते हैं। क्लियर।
दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। क्लियर? देखिए हर एक लाइन आपका क्वेश्चन है, फिर कह रही हूँ। दो भिन्न समुदाय, डिफरेंट समुदाय के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र महासागर है। सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है आपका? महासागर। बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा जीव जंतु जो होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके रहने वाले वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो सबसे स्थायी होता है, वो क्या होता है आपका? महासागर होता है। क्लियर? अब देखिए, अब मैं आपको 3 बात बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनो। एक होता है पिक्नोक्लाइन, एक होता है हेलोक्लाइन और एक होता है थर्मोक्लाइन। क्लियर? तीनों ध्यान है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को नापता है। पिक्नोक्लाइन क्या नापता है? घनत्व, जल में जो पानी में घनत्व प्रवणता कितनी है उसको मापता है। हेलोक्लाइन लवणता को मापता है और थर्मोक्लाइन तापमान को मापता है। क्लियर? यहाँ से समझ में आया? पिक्नोक्लाइन किसको मापता है? घनत्व प्रवणता को, हेलोक्लाइन लवणता को और थर्मोक्लाइन गहराई के साथ साथ तापमान को भी परिवर्तन करने को दर्शाती है। क्लियर? अर्निस नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अर्निस नेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1973 में अर्नेस्ट नेस ने किया था। ठीक है। पारिस्थितिकी नीचे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेस ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था। देखो, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1973 में अर्नेस्ट नेस ने किया था। पारिस्थितिकी नीचे शब्द का प्रयोग जोसेफ ग्रीनेल ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डे बता देती हूँ और क्लास को एंड करेंगे। ठीक है। अगर क्लास का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो क्लास डेली स्टार्ट हो जाएंगी। क्लास का रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर सोचेंगे। ठीक है। देखिए, 22 अप्रैल को अर्थ डे बनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं? अर्थ डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। 22 मार्च को वाटर डे मनाते हैं। ठीक है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अर्थ डे। 22 मार्च को वाटर डे और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। ये दिसंबर है कि ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसको मैं लूँगी ही नहीं। वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे कब होता है ये आप मुझे बताओगे कि वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मार्च को वाटर डे, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ये जैव विविधता नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।